नमस्ते सभी को। आप लोगों से आज मिलकर हमें बहुत खुशी हो रही है। थोड़ा कनेक्ट करने में देर लगी क्योंकि थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ मैं उतनी वाकिफ़ नहीं हूँ जितना शायद होना चाहिए आज के दिनों में। बट मैं यूपी एससीईआरटी की बहुत आभारी हूँ कि मुझे आप लोगों से बात करने का मौका दिया गया। और इसी मौके पे मैंने सोचा कि लेक्चर्स तो आपके काफ़ी होते हैं, बट क्यों ना हम लोग थोड़ा सा गपशप करें। मैं दिल्ली में बैठी हूँ और शायद आपको मेरे पीछे खिड़की से भी दिखाई दे रहा है कि बारिश हो रही है। और ऐसे मौसम में जो लोग घर में हैं, जैसे हम लोग काफ़ी लोग अभी घर ही में रुके हुए हैं, तो ऐसे मन कर रहा है कि एक कप चाय लेकर थोड़ा गपशप कर लिया जाए। तो आज के दिन में मैं वही करने वाली हूँ कि जो समय आपके साथ बिताना है उसमें कुछ अनुभव मैं शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे अनुभव शायद आप सभी को टाइम टू टाइम होता होगा। और फिर थोड़ा मेरे तरफ से थोड़ी सी बातचीत के बाद शायद हम लोग क्वेश्चन आंसर भी कर पाएँ। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेरा नाम रुक्मिणी बैनर्जी है। मैं पिछले 25 साल से प्रथम संस्था से जुड़ी हुई हूँ। प्रथम एक सामाजिक संस्था है। हम लोग देश के बहुत सारे राज्यों में काम करते हैं। प्रथम की शुरुआत बम्बई में हुई, बट पिछले बहुत सालों से हम लोग उत्तरी भारत के भी बहुत सारे राज्यों में काम करते हैं। मैं खुद बिहार से बिलोंग करती हूँ, बट मेरे काम के दौरान सबसे ज़्यादा अनुभव मेरा बिहार, उत्तर प्रदेश और हिंदी भाषिक देशों में ज़्यादा हुआ है। तो इसलिए जो भी मेरे उदाहरण हैं, जो भी मेरे अनुभव हैं, वो मैं समझती हूँ कि फील्ड से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण भाग और शहरी विभाग में बच्चों के साथ, स्कूल के साथ, टीचर्स के साथ। और जैसे आप समझ ही जा रहे होंगे कि हमारा नाम प्रथम है, इसलिए हमारा सारा अनुभव प्राथमिक से ही जुड़ा हुआ है। सर्वेंद्र सर और द्विवेदी जी ने मुझे पूछा था कि मेरा टॉपिक क्या होगा। और तो मेरा टॉपिक मैंने पहले ही सोचा था कि मैं बिल्कुल बच्चों की बुनियादी कौशलों के बारे में बातचीत करूंगी। एंड एक मिनट, मैं बच्चों की बुनियादी कौशलों के बारे में बातचीत करूंगी, जिसका नाम आजकल इंग्लिश में फाउंडेशनल लर्निंग किया जाता है। और हाल ही में हमारी शिक्षा नीति भी लॉन्च हुई है, और हमारी नई शिक्षा नीति में भी बिल्कुल बच्चों की बुनियादी कौशलों के बारे में काफ़ी भर दिया गया है। तो मैं समझती हूँ कि मेरी रुचि जो है, मेरा अनुभव जो है, वो तो मेरे पास है ही, और उसी के बारे में मैं बात करने वाली थी। और आप अब शिक्षा नीति भी कहता है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ज़रूरी तो है ही, और बिल्कुल टॉपिकल भी है। तो मैंने सोचा था कि जितना समय हम लोग के पास है उसमें हम लोग चार पांच मोटे मोटे चीज़ों पे कवर करना चाहती हूँ। बच्चों को, स्पेशली पहली दूसरी के बच्चों के साथ काम करने के लिए, ये मुझे लगता है ये 5-6 चीज़ें जो हैं वो एक तरह के, आप सोचिए कि ये मसाला का डिब्बा है और ये मसाले हमारे हैं। इनको जब हम एक साथ लाते हैं और जब हम पकाते हैं तो हमारी उम्मीद रहती है कि जो बनेगा वो स्वादिष्ट आहार बनेगा, और उसको जब हम बांट कर खाएंगे तो हम सभी को उसका मज़ा लेने का मौका मिलेगा। तो इसी तौर से मैं बच्चों के बारे में भी जो काम हम लोग करते हैं, मैं उसी नज़रिए से देखती हूँ कि मेरे मसाले के डब्बे ठीक जगह पे हैं, उनसे सही मसाला हम निकाल रहे हैं, उसका सही मिक्सचर अगर बनता है तो मेरा काम आगे का काम आसान हो जाता है। पहला, मुझे लगता है कि पहला, अगर मैं पहली एलिमेंट निकालूं तो वो है कि किसी को भी, किसी भी उम्र के हो, बड़े क्यों ना हो, छोटे क्यों ना हो, बिना अपने बच्चों को, बिना अपने स्टूडेंट्स को पहचाने, बिना उनको जाने कुछ भी करना बहुत मुश्किल है। एंड सो वो पहला कदम तो वही होगा कि पाठ्यक्रम क्यों ना क्या हो, और मेरी जो परिस्थिति है वो भी जो भी हो,
उसमें मेरा पहला काम है कि मैं अपने सामने जो है उन लोगों को कैसे जान लूँ। और ये जो अभी माध्यम से मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसका एक बहुत कमी ये है कि मैं बात तो कर रही हूँ बट मैं किससे कर रही हूँ उसका कोई अंदाजा नहीं है। साइड में जो चैट में कई लोगों के परिचय और नाम आ रहे हैं वो बहुत फायदे के हैं, बिकॉज वो मुझे आपको जानने का और आपके साथ कुछ थोड़ा सा परिचय होने का एक जरिया है। बट बच्चों के साथ तो हम सामने आमने सामने होंगे, और वो आमने सामने में हम बच्चों के कैसे, अक्सर पहली की जो टीचर हैं या दूसरी के हैं, तीसरी की हैं, सामने बहुत बच्चे होते हैं, तो हमें कुछ कायदा निकालना पड़ेगा, कुछ तरीका निकालना पड़ेगा कि हम बच्चों को जल्दी से जान जाए। एंड एक बहुत आसान तरीका है जो हम अपने रोज के जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं, कि जैसे ही हम किसी का नाम जान लेते हैं और जैसे ही वो व्यक्ति मेरा नाम जान लेता है, तो एक मेरा डायरेक्ट संपर्क एक दोनों में बन जाता है। और मैंने ये देखा है कि किसी भी क्लास में बच्चों का नाम अगर मैं याद कर लेती हूँ और बच्चों को उनके नाम से अगर मैं पुकारती हूँ, तो तुरंत बच्चे, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, वो बिल्कुल अपने आप को आपका मानने लगते हैं और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो बच्चों को जानने के बहुत तरीके हो सकते हैं, बट जरूर पहले या दूसरे दिन में ही जितने बच्चों का मैं नाम जान जाऊं, जितने बच्चों के बारे में मैं जान जाऊं, उतना मेरा आगे का काम आसान हो जाता है। आप लोग शायद जानते होंगे कि हमारे पूरे देश में अक्सर हम लोग एक बड़ा सर्वे करते हैं जिसका नाम है असर। है तो उसका इंग्लिश में एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, बट हिंदी का नाम असर है, क्योंकि उसका वो प्रक्रिया करने से एक असर जरूर तुरंत जहाँ पे हम कर रहे हैं वहां पे भी होता है, और आगे चल के जब वो रिपोर्ट बनती है और जबकि उसकी चर्चा होती है तो वो तो अलग असर है। पर मैं मानती हूँ कि सबसे जरूरी असर जो है वो है मेरे संपर्क बनाने में। और आपने जरूर असर का टूल देखा होगा, नहीं तो मैं दिखाती हूँ। बहुत ही साधारण सा है, जिसमें कुछ शब्द हैं, कुछ पहले कुछ अक्षर हैं, कुछ शब्द हैं, एक आसान सा एक 4 पंक्तियों का एक पैराग्राफ है और एक कहानी है। और ये मेरे हाथ का जो टूल है, ये मेरे लिए सबसे यूजफुल रहता है कि एक बार बच्चों के साथ थोड़ी सी दोस्ती हो जाने के बाद, नाम जानने के बाद, मैं अगर इस चीज को निकालूं और मेरे क्लास के हर एक बच्चे को थोड़ा मेरे बगल में बुलाकर एक बच्चे के साथ मैं थोड़ा 5-10 मिनट बिताऊं और उनसे ये कोशिश करूं कि आप मुझे थोड़ा ये पढ़ के बताओ, इसमें से क्या आपको दिखता है। पहली का बच्चा है तो अक्सर वो अक्षर के अलावा बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकता है, पर ये प्रक्रिया एक बहुत मुझे अहम लगती है, क्योंकि मुझे मेरे क्लास के हर एक बच्चे के साथ व्यक्तिगत रूप से 5 मिनट आराम से बात करने का मौका मिलता है। हमारे देश में करोड़ों बच्चे हैं, हमारे घरों में भी काफी बच्चे होते हैं, हमारे स्कूल में बहुत बच्चे होते हैं, पर कोई भी बच्चा कहीं भी हो, उसको व्यक्तिगत रूप से टीचर के साथ या किसी बड़े के साथ 5 मिनट बिताने का अगर मौका मिलता है तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। और उस 5 मिनट में उसके पढ़ने के स्तर का तो अनुमान मैं लगा ही लेती हूँ, बट उस बच्चे के बारे में मुझे और बहुत सारी चीजें भी समझ में आ जाती हैं। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि कोई गतिविधि जब हम पहले पहले बच्चों से मिलते हैं, उनको पहचानने का, उनको जानने का, उनके रुचि का, उनके क्षमताओं का एक अगर अंदाजा आ जाए, तो फिर मेरा काम आगे बहुत आसान हो जाता है। जो बच्चे आउटगोइंग हैं, जो एक्सट्रोवर्ट हैं, जो बोलते हैं, उनसे दोस्ती करना उतना मुश्किल नहीं है। पर हमेशा किसी भी ग्रुप में ऐसे बच्चे होते हैं जो चुपचाप हैं, जो शर्माते हैं, जो आगे आकर अपनी बात कहते नहीं हैं। और मुझे लगता है कि उन बच्चों के साथ पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने आप से आके अपना परिचय आपको नहीं देंगे। तो इसलिए जो चुपचाप बच्चे हैं, हमेशा क्लास में 5-6 मिनट के बाद जो बच्चे पीछे बैठे हैं, जो आपके आंखों में आंख देखकर बात नहीं कर रहे हैं, उनके साथ कुछ संपर्क साधना बहुत ज़रूरी है। और ये जो व्यक्तिगत रूप से मेरे पास बुलाकर कुछ एक चीज़ हम एक साथ करें, पढ़ने की गतिविधि क्यों ना हो, कुछ अंक पहचान की गतिविधि क्यों ना हो, ये जब हम कराते हैं तो कहीं ना कहीं उसका भी आत्मविश्वास बढ़ता है कि टीचर ने मुझे बुलाया है, मेरे बगल में बैठाया है, और इसका मतलब है कि वो मुझे वैल्यू देती है। बच्चों को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि वो हर व्यक्ति, हर बच्चा अपने आप में एक कंप्लीट पर्सन है और उसकी पहचान अक्सर हम आंकड़ों में या एक बड़े तादाद में बच्चे मेरे सामने खड़े हैं वैसे हम ट्रीट करते हैं, बट व्यक्तिगत रूप से उनकी पहचान है, व्यक्तिगत रूप से अपनी पहचान है। हम दोनों का संपर्क बनाना, ये मुझे लगता है कि पहला कदम है। अब आपके सामने मैं ऐसे मानकर मैं ऐसे आपसे बात कर रही हूँ कि हम लोग सब टीचर हैं, क्योंकि हमारे शिक्षा व्यवस्था में हम कोई ना हो, क्यों ना हो, पर हमारी जो कोर काम है, जो मेरा बिल्कुल मूलभूत जो मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो कार्य है, वो है कि बच्चों के साथ हम कैसे बर्ताव करें, कैसे आगे बढ़ें, ताकि हम सीखने सिखाने के प्रक्रिया में आगे बढ़ सकें। तो एज अ टीचर मेरे सामने इंडिविजुअल बच्चे हैं, अलग अलग बच्चे हैं, और मेरे सामने पूरा क्लास भी है। और हमेशा मुझे ये याद रखना पड़ता है कि उस क्लास में बहुत बच्चे हैं और हर बच्चा भी अलग है। एंड एज अ टीचर जब मैं उनको एक एक बच्चे को समझ लेती हूँ और उनकी क्षमताएं जान लेती हूँ, उनकी रुचि जान लेती हूँ, तो मुझे ये नजर आता है कि किसी भी क्लास में, किसी भी स्थान में बहुत वेरिएशन है। कुछ बच्चे हैं जो काफी आगे हैं, कुछ बच्चे हैं जो अपनी बात और अपने अपने चीजों को बहुत अच्छी तरह से सामने रख सकते हैं, और कुछ हैं जो वो नहीं कर सकते हैं। तो आप मान के चलिए, लेट अस से कि मैं दूसरी की टीचर हूँ, मैं कहानी बताने वाली हूँ जो दूसरी से संबंधित है, और उसी मेरी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो अभी तक अक्षर भी नहीं अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो आराम से एक वाक्य भी लिख लेते हैं। और इस पूरे वेरिएशन के साथ मुझे आगे बढ़ना है। ये कहानी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये कई साल पहले की है। लखनऊ के पास एक ब्लॉक है बख्शी का तालाब, और ये बख्शी के तालाब के एक ग्रामीण स्कूल में था। दूसरी के बच्चे थे, काफी बच्चे थे क्लास में, 30-40 तो बच्चे थे ही। और हमें उस दिन एक पाठ पढ़ना था। उस पाठ का नाम था राजकुमार सिद्धार्थ। तो आप मान के चलिए कि सिद्धार्थ जो शब्द है उसमें कुछ संयुक्ताक्षर भी हैं। तो पहले जब हमने पाठ का नाम लिया तो मैंने देखा कि कई बच्चे जो सामने बैठे थे वो बहुत जोर से नहीं बोल रहे थे, पर अपने ही मुंह में वो सिद्धार्थ वर्ड का स्वाद शायद ले रहे थे। तो हमने उसी चीज को एक खेल बना दिया और सभी लोग हम लोग सिद्धार्थ का उच्चारण कई बार करने लगे जोर जोर से कि बोलो तुम लोग सिद्धार्थ। और बहुत सारे बच्चे थे जिनके मुंह में वो संयुक्ताक्षर अटक रहा था, और अटकने की वजह से उनको काफी मजा भी आ रहा था। आगे जब हमने पहला जो पैराग्राफ, काफी लंबी कहानी है, दूसरी के टेक्स्ट बुक में हुआ करती थी, काफी कहानी में जो पहला पैराग्राफ है वो मुझे अभी भी याद है। एग्जैक्टली शायद मैं नहीं बता पा रही हूँ, बट राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे, और टहलते हुए एक हंस आकर गिरा, और उस हंस के शरीर में एक बाण लगा हुआ था, और जब वो जमीन पे गिरा तो वो जख्मी था और खून निकल रहा था। इस तरीके का कुछ एक पहला पैराग्राफ था ना। जब हम लोगों ने पढ़ना, शायद इतना पूरा पैराग्राफ उस क्लास में एक ही दो बच्चे शायद पढ़ पाते थे, पर इस पैराग्राफ को लेकर हम लोग इस चीज को हमारे वेरीड बच्चों के साथ कैसे करें। तो पहले तो हमने बातचीत करनी शुरू की। सिद्धार्थ बोलने में मजा तो आ ही गया था। अब राजकुमार कौन है, कौन होता है, बच्चों ने ही मुझे उसकी समीक्षा करी। वो राजा का जो छोटा वर्जन होता है उसको राजकुमार कहते हैं। किसी ने कहा बेटा, किसी ने कहा पोता। तो एक क्लियर हो गया कि राजकुमार राजा नहीं है, वो उसी फैमिली का है, बट उससे थोड़ा सा छोटा है। बट सबसे मजेदार बात हुई कि हमने जब पूछा कि राजकुमार सिद्धार्थ टहल रहे हैं, तो टहल का मतलब क्या होता है। और मुझे अभी भी याद है कि बच्चों ने तरह तरह के उसके आंसर दिए। और अब तक आप मान के चलो कि हम अगर जमीन पे बैठे थे, और जमीन पे बैठना मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बिल्कुल फिर बच्चों के लेवल पे हैं। जब बच्चे डेस्क पे बैठते हैं तो बच्चे और मेरे बीच में एक डेस्क आ जाता है, एक कुर्सी आ जाती है। जब हम लोग सब जमीन पे बैठते हैं तो बहुत नजदीकी से बातचीत कर सकते हैं। तो टहलने का जब सवाल आएगा कि टहलना मतलब क्या है, क्या टहलना चलना है, क्या टहलना दौड़ना है, तो बच्चों ने काफी इसके ऊपर डिस्कशन किया। जो चुपचाप बच्चे थे वो भी थोड़ा आग्रह से सामने आ गए और बातचीत करने लगे। एंड एक बच्चे ने कहा कि
टीचर मैं आपको मतलब बोल के नहीं बता सकता हूँ, मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। और उसने बिल्कुल बाकायदा क्लास में अप डाउन किया, और ऐसे वो चलने लगा कि वो थोड़ा सा मोटा आदमी है, और शाम को जब लोग निकलते हैं अपने मोहल्ले में घूमने के लिए, तो जिस तरीके से लोग चलते हैं, तो अब वो क्लियर हो गया कि टहलना एक स्पेशल टाइप ऑफ चलना है, और लोग तभी टहलते हैं जब उनके हाथ में समय होता है। तो मैं यही उदाहरण आपको दे रही हूँ कि हालांकि पाठ जो था वो थोड़ा कठिन था, बट वो पाठ को जब हमने जमीन पे उतारा, बच्चों के साथ चर्चा की, तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ बच्चे थे जो पढ़ सकते थे, कुछ थे नहीं थे, पर समझ में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और ये पैराग्राफ के चर्चा के बाद, उसके रोल प्ले के बाद, हमने बच्चों से कहा कि अब कागज पे तुम्हें जो मन में आ रहा है उसको उतारो। क्या लिखो हमने नहीं कहा, कि तस्वीर बनाओ नहीं कहा, पर आपके मन में जो आ रहा है आप कागज पे उतारो। और मैं टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाती हूँ। मैंने इतने साल उन बच्चों के ड्राइंग्स को एक्चुअली रखा है। हर एक बच्चे ने ड्राइंग करी। खास बात ये थी कि किसी का ड्राइंग किसी और की ड्राइंग की तरह नहीं था। अपने व्यक्तिगत, अपने मन से उनको जो लगा उन्होंने ड्राइंग किया। उसमें जरूर हर एक कागज पे आप एक राजकुमार सिद्धार्थ का कोई ना कोई चेहरा आपको दिखेगा, एक बाण दिखेगा, एक कुछ जमीन पर गिरा हुआ है वो दिखेगा। और बहुत सारे बच्चों ने अपने आप से सिद्धार्थ, हंस, बाण, बगीचा लिखने की कोशिश की थी। पूरा शब्द शायद नहीं था। अब मैं ये मानती हूँ कि इनकी अगर हम टेस्ट लें, तो शायद मेरे ये रीडिंग टेस्ट पे वो लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर मैं उनकी ड्राइंग की टेस्ट लूँ, शायद उनके ड्राइंग के कागज पे भी नहीं आएंगे। पर अगर मैं उनकी समझ के तरीके से देखूं, तो मैं ये आपको मतलब 100% कह सकती। उस ग्रुप में जब हमने चर्चा की, एक्टिंग किया, ड्राइंग किया, तो राजकुमार सिद्धार्थ ने उस दिन सुबह अपने महल के बगीचे में क्या किया, इसकी समझ सबको थी। नाउ जरूर बच्चों को पढ़ने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है, ये सारी चीजें करने की जरूरत है। पर अक्सर हम उनको जो एकेडमिक चीजें हैं, जहाँ पे हमें उनको लगता है कि उनको हमें पढ़ाने की जरूरत है, हम उस चीज में लग जाते हैं। और जो नींव है, समझ, चर्चा, अपने लाइफ के साथ जो वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, को जोड़ना, ये सब चीजों पे हम शायद उतना समय नहीं बिताते हैं। पर मैं समझती हूँ अगर हम फाउंडेशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, अगर हम फाउंडेशन के कोई भी घर बनाते हैं, तो हमें पता है कि हम कितने नीचे तक एक गड्ढा खोदते हैं और जहां से हम चालू करते हैं। और ये समझ, ये चर्चा, ये सामूहिक रूप से एक साथ बैठकर कुछ करना, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि नींव बनाने की बहुत बहुत जरूरी कड़ी है। अब अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें कि बच्चों को पहचान लिया, पहचानने के बाद व्यक्तिगत रूप से बच्चों को पहचाना, सामूहिक रूप से बच्चों को पहचाना, तो मुझे अंदाजा आया कि उनमें वेरिएशन कितना है, कौन किस चीज में आगे है। और फिर मैंने तरीका निकाला कि सबको एक साथ लेकर और फिर उनके अपने अपने लेवल पे भी हम कैसे आगे बढ़ें। अब बात आती है कि ये सब जो कर रहा है वो टीचर है, एंड जो टीचर है, ये इस रास्ते से हम चल रहे हैं कि मेरा संपर्क मेरे बच्चों के साथ बन गया है, और मेरे पास सामग्री जरूर है, टेक्स्ट बुक है, अक्सर टीचिंग अदर मटेरियल है, पर मुझे अपने बच्चों के साथ साथ चलने के लिए ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस उनके लिए कुछ बनाना चाहिए। मैं खुद कहानियां लिखती हूँ, मुझे कहानियां सुनने का भी बहुत शौक है। मैं कहानियां कलेक्ट भी करती हूँ। तो एक बार कुछ साल पहले हमें उत्तर प्रदेश सरकार के साथ काम करने का मौका मिला, और कार्यक्रम का नाम था नई दिशा। शायद आप लोगों में से कुछ जो पुराने लोग हैं आपको याद भी होगा। और नई दिशा कार्यक्रम 40 जिलों में चला था, और उस कार्यक्रम में बच्चों के, पहली दूसरी के बच्चों के साथ यही मूलभूत क्षमताओं के ऊपर काम किया गया था। बट उस कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा ये था कि ट्रेनिंग में ही टीचर्स अपने बच्चों के लिए कहानियां लिखती थी। एंड वो कहानी लिखने का तरीका बहुत ही सीधा था कि आप लिखिए, क्योंकि आपके बच्चे आपके आंखों के सामने हैं। पर 4 दिन की ट्रेनिंग होती थी, और उसमें हम लोग ये कहते थे कि आज आप लिखिए, बट कल ट्रेनिंग में आने के पहले
कुछ बच्चों के साथ ये कहानी पढ़ के करके आइए, और आप डेफिनेटली आप विश्वास करोगे कि जो भी कहानी लिखी जाती थी, अगले दिन जब बच्चों के साथ हम उसको करके आते थे तो हमारी कहानी बदल जाती थी, और मैं समझती हूँ कि मेरी कहानी और बेहतर भी हो जाती थी। अगेन, मैं अगर खाने का, मेरे मेरे साथी हमेशा कहते हैं कि मेरे हर एक उदाहरण में खाने का जिक्र होता है, मुझे खाने का भी शौक है, कि हम एक कुछ बनाते हैं पदार्थ घर में, सब लोग खाते हैं, कुछ लोग टिप्पणी करते हैं, कुछ लोग प्रशंसा करते हैं, बट मैं दूसरी बार जब बनाती हूँ डेफिनेटली उसका स्वाद और उसका बनाने का तरीका मेरा इम्प्रूव कर जाता है। और मैं समझती हूँ कि एज टीचर्स मुझे सिखाने वाले सबसे बड़ी जो ताकत है वो मेरे बच्चे हैं। और जो भी कहानी बिना बच्चों के रिव्यू किए हुए आ रही थी वो बाद में बहुत ज्यादा चली नहीं, और जो कहानियां बच्चों के हाथों से, बच्चों के कानों से, बच्चों के दिलों से रिव्यू करती हुई आई, वो कहानी मैं समझती हूँ कि आज तक भी हम उसको यूज कर रहे हैं। तो एज ए टीचर मैं अपने बच्चों के लिए अगर कुछ बनाऊं, जस्ट लाइक अगर मैं घर में हूं, अपने मैं घर वालों के लिए कुछ बनाती हूँ, तो जब तक उनका रिव्यू नहीं आता है, उनका फीडबैक नहीं आता है, मेरा पदार्थ इंप्रूव नहीं हो सकता है। पर आप मान के चलिए कि कौन से ऐसे प्रोफेशन है जिनको ऑन अ डेली बेसिस इंप्रूवमेंट करने का रास्ता सामने दिखता है, जिनको और किसी की जरूरत नहीं है, बस अपने बच्चों के साथ ही अगर रहें तो हमारा रास्ता आगे आगे दिखता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक कि ऑन अ रेगुलर बेसिस जो टेक्स्ट बुक है वो अपनी जगह पे है, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो अपनी जगह पे है, पर मैं अपने बच्चों के लिए कौन सी कहानी, कौन सा सवाल, कौन सी पहेली लेके आऊं और उनसे मुझे क्या फीडबैक मिले ताकि मेरा नेक्स्ट राउंड बेटर हो। वो नई दिशा के समय की ही ये यादगार है कि मैं एक बार इलाहाबाद से लखनऊ वापस आ रही थी, और मुझे ये रास्ते में जो जो जिले पड़ते हैं, मैंने अपने साथियों को पूछा कि भाई मुझे ज़रा सुल्तानपुर की, प्रतापगढ़ की टीचर्स की कुछ कहानियां दे दो। और मुझे अभी भी याद है, मेरी एक बहुत दुबली पतली साथी थी जो रायबरेली में मतलब रायबरेली के डाइट के साथ काम चल रहा था। तो उस लड़की ने मुझे कहा कि मैम आपको कितनी कहानियां चाहिए। तो मैंने कहा कुछ, जो भी, मैं उसी रास्ते से जाऊंगी, जो भी तुम मुझे पकड़ा सकती हो पकड़ा दो। उस लड़की ने जब मुझे पकड़ाया तो उसने मुझे पैकेट हाथ में देते हुए कहा, देखिए ये 10 किलो कहानी है, क्योंकि अगर यूपी का हर टीचर कहानी लिखना शुरू करे तो एक क्लस्टर क्यों, एक छोटे से 4-5 गांव से भी, 4-5 स्कूल से भी इतनी कहानियां निकल रही हैं। और मुझे अभी भी अफसोस है कि इतने सारी कहानियां जब वो टीचर्स ने लिखी थी, और अगर आप उनको देखते कितने सुंदर वो थे, कि एक ही पन्ने की कहानी थी क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए थी, पर उसमें इलस्ट्रेशन, उसके मतलब बाकायदा उसको देखने से ही पता चलता था कि लोगों ने कितने प्यार और मोहब्बत से इनको बनाया है। और मैं समझती हूँ कि अगर उन कहानियों को उस वक्त फैला दिया जाता था तो बिल्कुल कहानियों का एक सागर बन जाता, और वो सागर के साथ साथ ये संकेत होता कि कोई भी शिक्षक अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत से करता है। समय बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मैं जल्दी से थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ कि इस पूरे फाउंडेशन बिल्डिंग में बच्चे तो हैं ही, शिक्षक हैं, बट आई थिंक एक बहुत बड़ा रोल हमारे घर के अभिभावक भी कर सकते हैं अगर उन्हें उसी स्टेज पर बुलाया जाए। अक्सर शिक्षा के स्टेज पे हीरो और हीरोइन टीचर और बच्चे होते हैं, और उस स्टेज पे और किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्थान नहीं दिया जाता है, पर मैं समझती हूँ कि उसी स्टेज पे अभिभावकों को भी एक बड़ा रोल देना चाहिए। और कोविड के इस समय हम देख रहे हैं कि कोई भी अभिभावक हो, किसी भी लेवल पे हो, किसी भी स्तर के हो, वो जरूर पहले जो करते थे उससे ज्यादा आपके अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के सीखने के प्रक्रिया में जुड़ रहे हैं। और पेरेंट्स के बारे में मेरी एक छोटी सी कहानी है जौनपुर से, और ये कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सालों साल मुझे मतलब याद रहता है, और मुझे लगता है कि हर बार मैं कहानी के बारे में सोचती हूँ तो कुछ नया उसमें नजर आता है। जौनपुर के एक स्कूल के बाहर हम लोग बैठे थे, सर्दी का मौसम था, और कुछ माताओं के साथ हमारी चर्चा हो रही थी। तो मैंने स्कूल की तरफ इशारा करके उनसे पूछा कि ये किसका स्कूल है। तो सबने एक आवाज में कहा, ये तो सरकारी स्कूल है।
तो फिर हमने पूछा कि सरकार कौन है, सरकारी स्कूल है तो कोई होगा जिसका ये स्कूल है। तो उन्होंने कहा अरे आपको नहीं मालूम सरकार कौन है, सरकार वो है, बीडीओ हैं, हमारे डीएम हैं, जो सरकारी अधिकारी होते हैं वही सरकार। तो हमने कहा ठीक है, तो फिर सरकार के पास ये स्कूल किसके पैसे से चलता है? उन्होंने कहा सरकार के पैसे से चलता है। तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? सब हंसने लगे। उनको पता था कि मैं शहर से आई हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, पर उनको लगा कि अक्सर ये शहरी लोगों का ना बहुत ज्यादा दिमाग होता नहीं। और ये माताओं ने, बहुत सारी माताएं अनपढ़ भी थी, उन्होंने मुझे समझाया देखिए जो राज करता है उसके हाथ में पैसा होता है, ठीक है, पर जो राज करता है उसके हाथ में पैसा आता कहाँ से है? बहुत चर्चा होने लगी। और कोई रास्ता, वो उनके पास होता है पैसा, इसीलिए तो वो राजा बनते हैं, इसीलिए तो वो राज करते हैं। तो मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि वो पहले दिनों के राजाओं की बात अलग है, उनके भी पैसे प्रजा से ही आते थे, कोई उनके पास हमेशा अपने लिए पैसा कहीं और से आता तो नहीं था। पर आज के ज़माने में भी जो सरकार है उनके हाथ में पैसा हम ही लोग देते हैं। सबने बिल्कुल मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता है। मैंने समझाने की कोशिश की, देखिए जब हम लोग बस पे चढ़ते हैं, टिकट लेते हैं, तो टिकट का एक हिस्सा सरकार को जाता है। बहुत सारी माओ ने कहा कि हम तो टिकट लेते ही नहीं। मैंने कहा कि आप जब कुछ खरीदते हैं तो उस खरीदने का जो पैसा देते हैं उसका कुछ पैसा सरकार को जाता है। वो भी उनको बिल्कुल ठीक नहीं लगा कि हम उस तरीके की चीज़ खरीदते नहीं हैं, हम उसी दुकानदार को पैसे देते हैं जो हमको ये देता है। वो सेलफोन का ज़माना है, तो हमने कहा कि आपको पता है कि आपके सेलफोन जो आप यूज़ करते हैं उसका कुछ पैसा कट के शिक्षा के लिए जाता है। तो खैर लोग बहुत ही मतलब हम समझते हैं कि पोलाइट थे, तो हमसे बहुत ज़्यादा झगड़ा नहीं किया। बट लोगों ने, बट माओ ने बिल्कुल मतलब वो कन्विंस नहीं हुए कि जो सरकारी स्कूल है उसके साथ, हाँ हमारे बच्चे जाते ज़रूर हैं, पर इस स्कूल के साथ मेरा भी कोई रिश्ता है और मेरा भी कोई कंट्रीब्यूशन है। तो मुझे लगता है कि हमारे भी अपने फाउंडेशन बिल्डिंग में, अगर हम अपने समाज के फाउंडेशन की बात करें और इस समाज में अगर हम सोचें कि हमारे बच्चों के मूलभूत क्षमताएं बनाने में टीचर का हाथ है, पेरेंट्स का हाथ है और समाज का हाथ है, पर उस समाज में मेरे स्कूल का स्थान क्या है, मेरे सरकारी स्कूल का स्थान क्या है, उस समझ में मुझे लगता है कि अभी भी हमको बहुत रास्ता जाना है कि ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा स्कूल है और उन बच्चों का भविष्य हमारे हाथ में है। हम कौन है वो एक बड़ी चर्चा हो सकती है, पर हम वही लोग हैं जिनके हाथ में बच्चों का भविष्य है। मैं थोड़ा समय रखना चाहती हूँ ताकि हम लोग थोड़ा बहुत बातचीत, आई डोंट नो कैसे बातचीत करेंगे, शायद कुछ सवाल चैट पे आएंगे, पर मैं जस्ट अपनी बात खत्म यहाँ पे करना चाहती हूँ कि शिक्षा नीति हमारी अभी अनाउंस हुई है और शिक्षा नीति में बहुत कुछ है और वो बहुत कुछ की चर्चा मैं नहीं कर रही हूँ, बट एटलीस्ट मैं जो प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक अंशों का अगर मैं थोड़ा सा जिक्र करूँ तो मैं समझती हूँ कि ये जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो बुनियादी जो जड़ है हमारे बच्चों की, उसको ऐसे और कैसे मजबूत किया जाए, इसके ऊपर बहुत भर दिया गया है। एंड आप टीवी पे और अखबारों में इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है, मैं भी चर्चा पढ़ती हूँ, पर मुझे लगता है कि किसी भी नीति को असलियत में बदलने के लिए हम सबका हाथ चाहिए। कोई सरकार आके, जैसे ही मैंने सरकारी स्कूल का जिक्र किया कि वो स्कूल किसका है, सरकार कोई दूर बैठा हुआ कोई है उसका नहीं है। जो हम हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हम शिक्षक हैं, जो इस समाज में, समुदाय में जहाँ पे स्कूल है, हम ही स्कूल के मालिक हैं और इस स्कूल के भविष्य के ऊपर हमारा हक भी है और हमारा हाथ भी होना चाहिए। तो इसी तरह से मुझे लगता है नीति के बारे में भी, अगर हम उस नीति के अंदर जो उद्देश्य हैं, जो गोल हैं, उसको हम अगर नहीं अपनाते हैं तो वो नीति कभी साकार नहीं हो सकती है। अगर हमें लगता है कि तीसरी तक यूपी का, उत्तर प्रदेश का, मेरे जिले का, मेरे ब्लॉक का, मेरे बच्चा आसानी से कोई कहानी पढ़ सके, अपनी मन की बात लिख सके, कोई भी बुनियादी सवाल उसको दिया जाए उसको हल कर सके, अगर ये उद्देश्य मुझे मान्य है तो फिर वो मान्यता के साथ साथ मुझे अपना हाथ भी उसमें बटाना पड़ेगा। तो हमें अगर इस नीति को क्रियान्वयन करना है, इसकी लोग अक्सर इम्प्लीमेंटेशन के प्रॉब्लम्स के बारे में करती हूँ, मेरी समझ में वो सारी बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। अगर मैं मानती हूँ कि मेरे सामने जो है उसको मुझे वहाँ तक पहुँचाना है, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा
और मुझे मेरे आसपास के लोगों से और क्या क्या हासिल करना होगा ताकि हम अपने गोल तक पहुंचना चाहें। तो मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ कि आपने एक तो मेरी बात सुनी, और दूसरी बात है कि इस शिक्षा नीति का जो मूल उद्देश्य है कि तीसरी तक के बच्चों के पांव, हाथ, दिल, मन को हम मजबूत बना दें ताकि वो आगे वाले जो भी चीज़ें आएंगी उसका अच्छी तरह से सामना कर पाए। मैं समझती हूँ कि इस गोल का हम क्या कहें स्वीकार करें और उसको हम अपनाएं और अपने अपने तरीके से इसको कैसे अगले कुछ सालों में इसको बिल्कुल करके दिखाएं, उसका प्रण लेते हुए हमें आगे का काम करना चाहिए। तो मैं अपनी बात यही रोकती हूँ और आगे क्वेश्चन आंसर्स मैं बहुत सारे लोगों के परिचय तो देख रही हूँ, बट अभी तक सवाल मुझे दिखाई नहीं दिया है। हाँ, ओके। ये किसी ने पूछा है कि डीएलएड का कोई फ्यूचर है, तो मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं प्रथम में काम करती हूँ। प्राथमिक शिक्षा के बारे में थोड़ा सा अनुभव है, पर ये बड़ी बड़ी नीतियों के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है कि टीचर एजुकेशन के फ्यूचर में क्या है, मैं सच में नहीं बता सकती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि हमेशा शिक्षक रहेंगे, हमेशा हमको अपनी तैयारी करनी होगी। उसमें कोई मुझे कागजी सर्टिफिकेट दे या ना दे, सर्टिफिकेट असली सर्टिफिकेट देने वाले मेरे बच्चे हैं, और जितना मैं बच्चों के साथ जुड़ के उनके नज़दीक से काम करूं उतना हमारे पढ़ाने की क्षमता बढ़ेगी। किसी ने ललितपुर से अपना परिचय दिया था। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे यूपी का पहला अनुभव ललितपुर जिला से हुआ था, और वो मैं अभी भी मेरा एक बहुत ही फेवरेट टाइम है। हमारे एससीईआरटी के डायरेक्टर या हमारे जो बेसिक एजुकेशन के डायरेक्टर सर्वेंद्र विक्रम सिंह है, वो तब रिसर्च के डायरेक्टर भी हुआ करते थे यूपी में, और उन्होंने और वृंदा जी को आपने कई दिन पहले सुना है, तब वो यूपी की शिक्षा सचिव थी। उन्होंने एक रिसर्च के काम से हमें ललितपुर भेजा था, और मुझे ललितपुर में रहने का पूरा 1 महीना मैं वहाँ रही थी, और बहुत सारे बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंसेस मुझे हुए थे। और सबसे बड़ा अनुभव मेरा ललितपुर में, मेरी अपनी सीख जो ललितपुर में हुई थी, वो हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी के ड्राइवर ने दिया था। हमारे बीएसए साहब जब उस वक्त के थे, ये मैं बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ, उन्होंने कहा था कि आप मेरी गाड़ी ले लीजिए क्योंकि आप लोगों को पूरे ज़िले में घूमना है और आपको ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो आपको मतलब रास्ता पहचान के दिखा सकता है। तो हमारे बीएसए साहब के ड्राइवर ने हमसे वादा किया था कि दिन भर आप स्कूल में घूमिए, हर दिन मैं आपको कुछ नया चीज़ दिखाऊंगा आपके ज़िले का। और मैं अभी भी समझती हूँ कि इस तरह के व्यक्ति को ललितपुर के लिए आसपास की खोज नामक एक किताब लिखने को कहनी चाहिए, क्योंकि उसने हमें जितने नदी दिखाए, जितने मंदिर दिखाए, जितने ऐतिहासिक स्थल दिखाए, गुफा दिखाया, गाना सुनाया, कि वो बहुत ही बड़ा एजुकेशन मेरे लिए हुआ और मेरे साथियों के लिए हुआ। पर ये व्यक्ति हमारे शिक्षा व्यवस्था में हमारे बीएसए साहब के ड्राइवर थे, और वो हमारे शिक्षा नीति में कहीं थे नहीं। तो ऐसे लोग भी हमारे चारों तरफ हैं जिनका ज्ञान काफ़ी है, जो हमारे बच्चे को काफ़ी कुछ दे सकते हैं, और उन्हें मुझे लगता है कि आमंत्रण करना चाहिए कि आप भी इस पूरे शिक्षा के काम में जुड़िए। किसी का सवाल मुझे चैट में अभी तक नहीं दिख रहा है, और आप लोग पूछिएगा तो बच्चों के बारे में पूछिएगा, हाई लेवल पॉलिसी के बारे में मत पूछिएगा, उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है। द्विवेदी जी, मैं और सर्वेंद्र सर, मैं समझती हूँ कि हम लोग अपनी सेशन यहीं ख़त्म करें। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और उम्मीद रखती हूँ कि कभी आमने सामने मिलने का मौका भी मिलेगा, और कभी भी अगर आप लोग मेरे तरफ से या मेरे प्रथम के साथियों की तरफ से कुछ सहयोग चाहते हैं तो ज़रूर हमें बताइएगा। अभी फ़िलहाल मैं एससीईआरटी और डाइट्स के साथ एक बहुत ही
बहुत ही नए तरीके का एक प्रयास किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत अभी अभी हाल में हो रही है। कि जो हमारे प्रशिक्षु हैं, जो डाइट के अभी स्टूडेंट्स हैं, और जो टीचर ट्रेनिंग में इस साल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो इंटर्नशिप नहीं हो पाया कोविड की वजह से। पर इसी हालात में रिमोट से बच्चों के साथ जुड़कर क्या किया जा सकता है। मुझे लगता है कि इतने बड़े पैमाने पे 75 डाइट्स के साथ, उनके सारे स्टूडेंट्स के साथ इस तरह का प्रयास कभी किया नहीं गया है। एंड इसमें ज़रूर कुछ चीज़ें आसानी से हो पाएंगी और कुछ चीज़ों में बहुत दिक्कत होगा। बट मैं यूपी एससीईआरटी का और सारे डाइट्स के फैकल्टी का बिल्कुल मैं प्रशंसा करती हूँ कि आपने इतने ओपन माइंड से इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट करने का निश्चय लिया है। और उस प्रयास में मेरे और मेरे प्रथम के साथी आपके साथ जुड़े हुए हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारी संस्था के लिए भी, हमारी टीम के लिए भी सबसे बड़ी लर्निंग्स होती हैं जब हम आपके साथ मिलकर काम करते हैं। अपने आप से काम करना अपनी जगह पे है, पर जब हम इतने बड़ी भारत के, क्यों, मुझे लगता है कि शायद हमारे पूरी दुनिया के एक बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम उत्तर प्रदेश का एजुकेशन सिस्टम है। हमारे राज्य में इतने स्कूल हैं जो कई देशों में इतने स्कूल नहीं हैं, और इतने टीचर्स, इतने शिक्षा व्यवस्था के अलग अलग अधिकारी हैं जो शायद अक्सर देशों में भी नहीं होते हैं। तो अगर हमको आपके साथ काम करने का मौका मिला तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी लर्निंग हमारी है। तो पूरे सभी डाइट्स को और एससीईआरटी को मैं कंग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ कि हमने एक साथ एक सफ़र पे हमने अपना पहला कदम लिया है। करके सीखना कार्यक्रम का नाम है, और ज़रूर मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में तो हम करके ही सीखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। और आने वाले दिनों में हमारे देश में या दुनिया में क्या परिस्थिति होगी कोविड के वजह से, हमें नहीं पता। इसलिए दोनों फेस टू फेस एज वेल एज रिमोट से हम कैसे बच्चों के साथ जुड़े, ये हम लोगों को भी सीख लेने की ज़रूरत है। और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि हम लोग सब एक साथ मिलकर सीखें। तो आगे आगे दिनों में हम आपके साथ हैं और हम लोग सीखते रहेंगे। और आप लोग भी सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, और हम लोग इसी सीखने के प्रयास को आगे बढ़ाते रहें। सो बहुत बहुत शुक्रिया और